Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, a YouTube educational channel. Okay, so this is the lecture 2 of basic mathematics that is used in physics. We have completed with the first lecture that is based on the differentiation and this video is totally based on the integration. ठीक है, तो इंटीग्रेशन फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है, क्या ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन कितने टाइप का है, डेफिनेट, इंडेफिनेट, उसके क्या रूल्स हैं, हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम ये सब बातें इसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले अच्छा होगा कि आप इसकी पहली वीडियो देखें, द बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 देखें, डिफरेंशिएशन, जिससे कि आप इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ. ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन. तो ये सब बातें तो सभी जानते हैं. इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का पार्ट है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और इसको डिस्कवर किया था सर न्यूटन ने. न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द, आप ये मान लीजिए कि सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में आते हैं वो, और आए भी क्यों ना, क्योंकि इतने पहले अबाउट 70s आई थिंक 60s में उनका 16 जब थी 1670 या 70s, मुझे इतने अच्छी तरह से डेट याद नहीं, तब उनका बर्थ है. तो इतने पीछे टाइम में उन्होंने इतनी अच्छी बातें बता दी. फिजिक्स के हर चैप्टर में अबाउट उनका इन्वॉल्वमेंट है और मैथ्स के अंदर कैलकुलस लिख दी. तो बहुत ज़्यादा ब्रेन था उनके अंदर, माइंडेड पर्सन थे. ठीक है, तो हम इसके अंदर केवल इंटीग्रेशन उतना पढ़ेंगे जितना आपका फिज़िक्स में इस्तेमाल होगा. पढ़ने को तो इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट है, मैथ्स के अंदर लेवल बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर जितना इस्तेमाल होगा वो हम आपको पढ़ा देंगे. ठीक है, तो ज़रूरत क्या पड़ी इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन आखिरकार होता क्या है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर ये चीज़ इतनी बड़ी है और वेरिएबल है, ये चीज़ इतनी बड़ी है और वेरिएबल है, हम डायरेक्टली इसको एक तरीके से जो हमारे पास रूल्स होते हैं उससे हम इसको पता नहीं लगा सकते. तो हम क्या करते हैं, हम छोटी चीज़ों को, ये छोटी, इन चीज़ों का एरिया निकाल कर और हम लिमिट लगाकर यहाँ से यहाँ तक का आपको कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए एरिया, तो हम छोटा सा एरिया निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर हम उसकी लिमिट लगा देते हैं. तो इंटीग्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर आपकी बड़ी चीज़ का आंसर दे देता है जो वेरिएबल है. तो इंटीग्रेशन होता है छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ा बनाना और डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, यानी ये बड़ी से छोटा बनाना. ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी, नीड ऑफ इंटीग्रेशन, क्या ज़रूरत पड़ी. देखिए फिज़िक्स के अंदर क्या होता है, फिज़िक्स के अंदर आपको ये कहेगा कि वेलोसिटी इस तरीके से वैरी कर रही है t³ + t+4, और आपसे कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए. तो इस तरीके के क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आएंगे. इसलिए आप क्वेश्चन, इसीलिए पहले आपको काइनेमेटिक्स से पहले ये पढ़ाया जाता है बेसिक मैथ्स. ठीक है, हालांकि मैंने अभी आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाई. तो ये था v = ds/dt, ये जो फॉर्मूला होता है, और अगर मैं t को इधर ले आऊँ तो ds = v.dt, और दोनों तरफ हम कर देंगे इंटीग्रेशन. क्यों? क्योंकि ये जो v है ये वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में. कहाँ, ये रही इक्वेशन, ये वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में. हम इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे क्या, t³ + t+4, और इस पूरे का कर देंगे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. और जब आप छोटा, ds का मतलब होता है छोटा डिस्प्लेसमेंट ds, और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा s, बड़ा डिस्प्लेसमेंट. तो जब आप छोटे छोटे को जोड़ते जाएंगे तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट आएगा, सारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. और यहाँ पर हम लगाते हैं लिमिट, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए 4 तक, और यहाँ से आ जाएगी लिमिट 0 से 4. तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन करने के बाद डिस्प्लेसमेंट. मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन a = dv/dt, वो आपको एक्सेलरेशन वेरिएबल दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, तो आपको इंटीग्रेशन ही करना होगा. उसी से ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे. ठीक है, दूसरा है, मैं सीरीज कर रहा हूँ. दूसरा, जब आप आगे चलकर और चीज़ अपनी जर्नी में जब हम आगे जाएंगे, आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए 12th का, हालांकि आएगा ग्रेविटेशन में भी, किसी भी चैप्टर में आ सकता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन. उसमें हमसे कहा जाएगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेंथ की कोई रोड है और इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए. हालांकि अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कुछ नहीं पढ़ा,
पर आप ये देखिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहाँ से? यहाँ से। इस पॉइंट से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है? d, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, यानी कि d तो यहाँ तक हो गया, और l, d प्लस l तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक पॉइंट की वजह से तो हम आसानी से निकाल पाते थे, लेकिन अब ये क्या है? वेरिएबल लेंथ है। ये जो x है, जितनी दूर जाते जाओगे ये वेरिएबल है। तो जब हमें जब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और हम छोटे की निकाल कर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें पूरे की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है कि एरिया अंडर कर्व बाय इंटीग्रेशन। हम इसको ये सब पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, अगर एरिया आपको सीधा दे दिया जाता है तो आप क्या कर लेते हैं, आप निकाल लेते हैं क्या, एरिया सीधा। क्या ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको रेक्टेंगल दे दें तो भी आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे कर्व दे दिया, अब मैथ में तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं इस कर्व का एरिया निकालने का, मान लीजिए एरिया निकालना है तो इसको करेगा कौन? इसको करेगा सोल्व इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैथ्स के अंदर इसका काफ़ी अच्छा लेवल है, ये आता है मैथ्स के अंदर। कैलकुलस का काफ़ी अच्छे मार्क्स आती है, मिटा रहा हूँ मैं। और हम शुरू करते हैं अपने रूल्स के साथ इंटीग्रेशन को। ठीक है, रूल 1 आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा तभी है पढ़ने का जब आप नोट कर रहे होंगे, साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे एक बार समझने के बाद, तभी आपके लिए वो अच्छा साबित होगा। क्योंकि अब वीडियो देखकर आपका पेपर तक याद बिल्कुल नहीं रहना है। आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, तो ही आपको कई बार रिवाइज करने के बाद पेपर में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का है, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनिट। इंडेफिनिट पहले ही दिख रहा है, इंडेफिनिट फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट तो इसके अंदर लिमिट्स नहीं होती। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है 4 cos x डॉट dx, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, इंटीग्रेशन करिए, यहाँ कोई लिमिट्स नहीं दिख रही है आपको, यहाँ कोई लिमिट्स नहीं दिख रही, तो ये इंडेफिनिट है। और जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसमें हम लगा देते हैं बाद में प्लस सी, यानी कि कोई कांस्टेंट। हालांकि मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ लगाते हैं हम, फिजिक्स में भी नहीं लगाते कोई लोग, लेकिन इससे कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसके अंदर हम लगाते हैं कांस्टेंट, यानी कि प्लस सी। इनफाइनाइट के अंदर लिमिट नहीं होती, प्लस सी लगाया जाता है। और जो डेफिनेट होता है उसके अंदर लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिमिट्स होगी 0 से लेकर आप 2 तक बताइए इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें प्लस सी नहीं आएगा, इसमें आपका एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा। डेफिनेट मतलब लिमिट्स होनी होगी उसमें, ज़रूरी है। ठीक है, ठीक, अब हम शुरू कर सकते हैं आपका रूल 1। ठीक है, तो रूल 1 इन्होंने कहा, अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन करने को कहे, क्या x की पावर n का इंटीग्रेशन dx, साइन होता है इंटीग्रेशन का ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आता है वेरिएबल और यहाँ आता है किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन चाहते हैं। यहाँ आती है लिमिट्स, ये होती है आपकी लिमिट्स, ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये है आपकी वेरिएबल वैल्यू, आपकी वेरिएबल वैल्यू। और ये आता है किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, इन होम रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आगे लिखा है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या रूल है। ये रूल है कि जो x की पावर n है उसकी में x की पावर 1 जोड़ दो, n में 1 + 1 कर दो, और जो यहाँ पर लिखा है यानी कि n + 1 जो पावर 1 बढ़ाई आपने, उसको आप जोड़कर लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन के तो अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको x की पावर n + 1 सेकेंड का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं x की पावर n + 1/n+1। लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था, ये था, मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन होता था x की पावर, यहाँ पर आ जाता था पहले ये n आगे और x की पावर n-1, यहाँ पर माइनस हो रही है, यहाँ पर प्लस हो रही है,
तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में है उल्टे, आपस में है उल्टे। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन का होता था कोस का होता था साइन, लेकिन यहाँ पर है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो वो भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो ये आपस में उल्टे हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब देखें दूसरा, मतलब रूल 1 के अंदर बी पार्ट आप पढ़िए। बी पार्ट क्या है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट होता है आपका क्या, पहले आता है, यानी कांस्टेंट आ जाता है बाहर, ये यहाँ पर n+1 आएगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या आ जाता है बाहर, ये वाली चीज़ तो डिफरेंशिएशन के अंदर भी कॉमन थी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में ही, यानी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, अंदर क्या वेरिएबल वाले का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, कांस्टेंट आ गया बाहर, वेरिएबल वाले का हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, x⁴n थी यानी कि x⁴n+1 कर दिया, और नीचे भी n+1, बिल्कुल सही बात। तीसरी बात है कि u+v⁴dx, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई चीज़ आपकी आ जाए इस तरीके से x³/x², आप इसका अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कहने का मतलब ये है आप सेपरेटली उनका इंटीग्रेशन कर कर जोड़ सकते हैं। ऐसा हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी पढ़ा था, कोई वेरिएबल प्लस v, दोनों वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने को बोला है, तो हम u का इंटीग्रेशन करें पहले, फिर जोड़कर फिर v का इंटीग्रेशन करें, मतलब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर कर हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर आपको सवाल कर कर दिखाता हूँ, क्वेश्चन और फिर अगर यही चीज़ लिमिट्स के अंदर आ जाए, वो क्या कैसे हम करते हैं। देखिए पहले आप लिमिट्स वाली चीज़ देखिए, अगर आपको लिमिट्स दी जाएंगी कि लिमिट्स है a, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, वो जो जी चाहे, तो ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया बाहर, यहाँ तक आपको सेम ही करना है, क्या यहाँ तक आपको सेम ही करना है, यानी x⁴n+1 और n+1 आपने कर दिया इंटीग्रेशन, और आपने लगा दी लिमिट्स b/a, यानी कि जो लिमिट्स यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि एक बार जो ऊपर लिमिट होती है, जो ऊपर लिमिट होती है x की जगह उसको रख देते हैं, x की जगह, यानी कि b लिमिट थी, यानी कि हाँ b लिख देंगे, तो b⁴n+1, और ये n+1 तो ये था ही n+1, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, और अब x की जगह a रखते हैं, यानी कि a⁴n−1 n+1, और ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कर कर दिखाने वाला हूँ। देखिए रूल 1 पर मैंने क्वेश्चन ये लिखे हैं आपके, मैं आपको एक एक कर कर दिखाता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला, आप इंटीग्रेशन कर कर दिखाइए इसका। तो मैंने आप पहले आपको खुद ट्राई कीजिए, उस रूल को देखते हुए इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस रूल को देखें कि उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम उसी चीज़ को करने की कोशिश करें। ठीक है, कर लिया आपने, अब देखिए मेरे साथ वेरीफाई कीजिए। मैंने कहा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर, अब इंटीग्रेशन होगा अंदर वाले का, और अंदर वाले का जब इंटीग्रेशन होगा तो x की वैल्यू 3 है, और हमने कहा जो होती है n+1, 3 थी, तो n क्या है यहाँ पे 3, और 3 + 1, और नीचे भी 3 + 1, इसको हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर +c लगा दिया, क्योंकि ये है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी, तो ये आ गया 7/4 x⁴ + c। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आप इसे नोट करें। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसके अंदर रूल 1 के तीनों टाइप कवर हो जाए। ठीक है, मैंने इसे मिटा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, एग्जाम्पल 2 ये रही, ये पढ़ रहे हैं अभी हम, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेशन आप कीजिए 3x² + 4x³ का इंटीग्रेशन कीजिए। क्या ये रूल 1 के अंदर कौन सी फॉर्म लग रही है आपको, क्या ये यही वाली फॉर्म नहीं लग रही? इसका मतलब हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर कर ऐड कर सकते हैं। क्या करें ये कि 3x² का अलग इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस 4x³ का अलग इंटीग्रेशन कर लिया, और जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 3 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कांस्टेंट है, आ जाएगा। तो और यहाँ पर क्या होगा, x⁴ 2 है, तो हम उसमें एक जोड़ेंगे और नीचे भी ऊपर वाली चीज़ ही लिख देंगे। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस अब 4 क्या बाहर आएगा, और x का बताइए, डायरेक्ट बताइए अब की बार आप,
क्या आएगा, एक्स की पावर 4/4 आएगा, नहीं आएगा, हाँ क्यों, क्योंकि आया 3 + 1, इसी पावर 3 है, उसमें हम एक जोड़ते हैं +1 और ये आ जाएगा +c, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं दी हुई है, ये है आपका इंडेफिनेट टाइप। तो 3 क्या मैं काट सकता हूँ, हाँ, क्या मैं 4 काट सकता हूँ, हाँ, यानी कि x की पावर 3 + x की पावर 4 + c इसका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लें। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। आप तीसरे क्वेश्चन को नोट कर खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देख रहे हैं। क्या इसमें इन्होंने लिमिट दी है 0 से 1 3x² + 4 dx। ठीक है, अब इसके अंदर इन लिमिट दी है। क्या लिमिट देना और नहीं देना, वो लिमिट अगर दी है तो जो काम करना था हमें पहले वो तो करेंगे, बस बाद में एक स्टेप और करते हैं। क्या यहाँ तक तो हमने वही काम किया, बस यहाँ लिमिट लिख दी, फिर बाद में ये काम करना होगा, पहले यानी कि अपना नॉर्मल काम करना होगा। ठीक है, इसके अंदर लिमिट भी है, ये अलग अलग भी दिए हुए हैं और आपका, ठीक है, अब हम इसे कर रहे हैं। हमने कहा ये लिमिट 0 से 1 3x², इसको सेपरेटली हमने इंटीग्रेल कर दिया इसका, फिर जोड़ दिया, और क्या है, फिर है 4.dx और इसका है आपका 0 से 1, यहाँ भी दोनों में लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या 3 कांस्टेंट है, हाँ बाहर आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो x की पावर क्या है यहाँ पर 2, यानी कि 2 + 1/2 + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ एक जोड़ देते हैं हम और नीचे भी ये वाली चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट दी हुई है तो यहाँ लिमिट लिखी जाएगी, हाँ जी बिल्कुल लिखी जाएगी। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब क्या है कि 4 है, ये कांस्टेंट है, बाहर लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर dx बचा, यहाँ पर तो क्या 1 बचा बस। ठीक है, तो अब क्या करें, देखिए इस 1 को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, एक सेकंड, अगर यहाँ पर dx है तो उसका इंटीग्रल होता है x। क्योंकि यहाँ dx के आगे लिखा होता है 1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, हाँ। और अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूँ x की पावर 0.dx तो क्या मैं इसको 0 + 1/0 + 1 नहीं लिखूंगा तो ये क्या हो गया, x की पावर 1/1, क्या ये x ही नहीं हो गया। कहने की बात ये कि ये होता है जो अगर कहीं खाली dx लिखा जाए तो उसका इंटीग्रल होता है x। आप ये सीधा दिमाग में बैठाएं। ठीक है, तो ये 3 है, 2 + 3 ये कट गया। ठीक है, यानी कि ये x की पावर 3 0 से 1, अब है +4x और लिमिट 0 से 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब होता है क्या, अपना डेफिनेट वाला काम शुरू। क्या होता है, यहाँ पर लिमिट है 1, यहाँ पर लिमिट है 0, तो पहले ऊपर वाली लिमिट यानी कि 1 लिखेंगे और 1 का क्या है क्यूब, फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, अब x है, नीचे वाली लिमिट रखेंगे, अब माइनस का साइन लगाकर और ये 0 का क्यूब। ये इसकी कहानी हुई ख़त्म। अब इसकी क्या कहानी, 4 तो बाहर है, अब ये x है, x में पहले क्या लिखते हैं ऊपर वाली लिमिट, फिर क्या करते हैं माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट, और ये इसकी कहानी ख़त्म। कहने की बात यह है, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट दी होती है उसमें हम अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद, यहाँ तक हुआ हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर हम उसमें क्या करते हैं, जो ऊपर लिमिट लिखी होती है उसको x की जगह, वेरिएबल जो है उसकी जगह रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये रखा और क्यूब दे रखा था x का क्यूब, तो हमने 1 का क्यूब भी किया, यहाँ 0 तो यहाँ 0 लिखा +1। अब ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ ख़त्म हो गया। अब इस वाले का इंटीग्रेशन 4 बाहर है और यहाँ पर x है, यहाँ पर यानी कि 1 है, तो 1 - 0, तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। यानी कि 1 का क्यूब होगा 1 + 4 = 5, इसका आंसर हो गया। तो टाइप 1 के हमने फॉर्मूले पढ़े और उसका क्वेश्चन भी कर देखे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कर दिखाता हूँ आपको। लिमिट्स दी हुई है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें वीडियो को रोककर। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते। क्या है, ये है कि x की पावर इंटीग्रेशन, देखिए एग्जाम्पल है 3x³ - 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है।
मैंने कहा था आपको कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे वो होते हैं, यहाँ पर क्या लिमिट दी हुई है, हाँ 1 से 2 लिमिट दी हुई है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अब डायरेक्ट करना सीख जाते हैं। कैसे? इसका यहाँ पर ये ब्रैकेट 2 से 1 लिमिट क्या होगा, 3x की पावर 4 + 4 माइनस 3x। इसमें किसी को दिक्कत हो रही है? क्यों हो गया ऐसा? 3 है, 3 तो बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो x की पावर 3 + 1, और नीचे भी क्या आएगा 3 + 1 4। गलत लिखा क्या मैंने? कुछ नहीं, ठीक है। 3 ये क्या, यही कहानी नहीं है क्या? ये dx यानी कि 3 बाहर आ गया dx, और इसका मैंने अभी आपको प्रूफ भी कर बताया इसका क्या होता है x 3x, तो यहाँ मैंने 3x गलत लिखा गया नहीं। तो अब आपके पास सामने आ गया ये, तो अब क्या कर दीजिए, आप लिमिट पुट कर दीजिए 3/4। अब यहाँ पर x वेरिएबल है, x की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 रखा, ठीक है, -3 यहाँ पर 2, पहले अभी 2 की कहानी चल रही है। इस पूरे में जहाँ भी x है पहले ऊपर वाली लिमिट रखें, और ये तो मैंने समझाया था आपको, ऊपर वाली लिमिट रखें, फिर जब सब खत्म हो जाए फिर माइनस का साइन लगाएं। अब इस सारे में नीचे वाली लिमिट रखें, तो 3/4 x यानी x क्या रखें अब हम, नीचे वाली लिमिट 1 की पावर 4 -3, और यहाँ पर है 1। ये हुई, किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, यहाँ पर 4 से कट गया -6। ये इधर कहानी चल रही है, इधर क्या है, तो 3/4 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर 4 तो वही होगा -3। तो कहने के बाद इसको सोल्व करते ही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने लिमिट लगाकर भी सीखा और लिमिट इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों तरीके से सीखा। तो रूल 1 ख़त्म होता है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, क्या कि जब आप इस फॉर्मूले को लगाएं तो इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखिए क्या हो जाएगा, अगर -1 हो गई तो क्या हो गया, अगर x की पावर -1 हो गई, मान लीजिए x की पावर -1 dx, हमने ये तो कहा कि नहीं होनी चाहिए और हम कह रहे हैं हो गई, तो क्या हो जाएगा, तो x की पावर को मैं लिख सकता हूँ 1/x .dx। पावर जो ऊपर होती है वो नीचे आकर, अगर ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगी, वो हो जाती है पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन रूल 2 में मैंने लिखवाया है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। लेकिन इस तरीके से क्या आने वाला है, जो हमारा ये पहला वाला तरीका यानी रूल 1 है, इस तरीके से क्या आने वाला है, इस तरीके से आता है x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। इसका मतलब x यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, इसका मतलब तो नॉट डिफाइंड हो गए। इस तरीके से तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये गलत है। इस तरीके से हम n की वैल्यू यहाँ पर -1 रखकर इसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका होती है 1/x का सीधा log x, ये जो हम रूल नंबर 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको अब समझ आ गया कि -1 क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो अब हम रूल 2 को और ब्रीफली पढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है रूल 2 कि जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है वो -cos x होता है। समझ आ रही है? साइन x का होता है -cos x और cos x का होता है sin x। साइन का माइनस है, ध्यान रखने की बात, उल्टा है डिफरेंशिएशन का। और 1/x आपको कहीं भी दिख जाए तो log x, उसमें log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। लेकिन 1/x का आप इंटीग्रेशन कर दें तो log x होता है। और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मैंने मोड लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि log के आगे नेगेटिव एक डिफाइन चीज़ नहीं होती। मोड बिकॉज log -x, यहाँ पर -x एक डिफाइन चीज़ नहीं होती। और हालांकि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या, एंटीलॉग माइनस केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी वैल्यू 4.8 कुछ भी, लेकिन एंटीलॉग में इसको हम पढ़ते हैं। वो एंटीलॉग में तो चलता है, लेकिन लॉग में आप कहीं भी नेगेटिव ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, उसमें डिफरेंशिएशन भी यही था। समझ आई बात? ये तो एक तरीके से कॉमन समझिए। sec² x का .dx का होता है tan x, और cosec x
डॉट कोट एक्स का होता है कोसेक माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये थोड़ा सा नहीं आएगा नीट वीट के पेपरों में, ज़्यादा में भी नहीं यूज़ हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते वो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इस पर रूल 2 पर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल यानी कि 1 रूल 2 की बात चल रही है अभी, उन पर ही बेस्ड है। क्या ये पहला क्वेश्चन कि 4 cos x डॉट dx, 4 cos x डॉट dx। तो 4 cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन x प्लस सी। तो ठीक है, 4 sin x इसका आपका आंसर आ गया प्लस सी। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। हाँ पहले ये कर लेते हैं एक बार और, ठीक है, मिटा दूँ इसे। हाँ हालांकि ये रूल 1 पर ही बेस्ड है, एक और दिखाता हूँ ये कर मैं। एग्जाम्पल 2, क्या 1/x प्लस एक्स डॉट डी एक्स, ये तो आप खुद कर देखिए जरूर पहले, ठीक है, कर लिया। मैं आपको करके देखो, मैंने कहा इनको अलग अलग लिख सकते हैं, डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, लिख लिया अलग अलग, ठीक है। ये क्या कहानी है, ये क्या log x नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने लिखवाया 1/x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x मोड में, ठीक है, प्लस अब x डॉट डी एक्स का क्या लिखेंगे आप, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस सी। इसका आंसर नहीं होगा क्या? ये जिन जिन बच्चों ने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कोस का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोस का क्या साइन का क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x का क्या होता है, ठीक है। तो ये है साइन x प्लस कोस x डॉट डी एक्स का आप 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये क्या है, लिमिट वाला है, ये रही लिमिट, ये रही लिमिट, तो ये क्या है, डेफिनेट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, आप अलग अलग कर लीजिए, साइन x डॉट डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिमिट 0 से π/2 प्लस इंटीग्रेशन कोस x डॉट डी एक्स लिमिट 0 से π/2, ठीक है। तो साइन x का मैंने क्या लिखवाया इंटीग्रेशन, साइन x का होता है माइनस कोस x, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर माइनस कोस x और लिमिट लिखी जाएगी। अब ऐसे ही इसका क्या, कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है साइन x, कोस का होता है साइन x और 0 से π/2 तक इसकी लिमिट लिखी जाएगी। तो अब जब लिमिट माइनस का कोस यानी कि ये माइनस का साइन अगर मैं बाहर लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत, ये माइनस का साइन बाहर, तो कोस x की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले π/2 हमने कहा था, जहाँ पर जो वेरिएबल होता है पहले ऊपर वाली लिमिट लिखी जाती है, फिर माइनस लगाकर नीचे वाली लिमिट लिखी जाती है। यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म। इसकी कहानी ये हो गई, इसकी कहानी साइन, यहाँ पर क्या ऊपर वाली लिमिट आएगी माइनस साइन 0 डिग्री, पाई सबको समझ देखिए आप, पाई जो होता है वो होता है 180 डिग्री, तो π/2 कितना होगा 90 डिग्री, π/3 कितना होगा 60 डिग्री, π/4 कितना होगा 45 डिग्री, π/6 कितना होगा 30 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इधर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब वैल्यू रखने की बारी आई, कोस π/2 कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि कोस 90, और कोस 90 होता है 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। कोस 90 क्या होता है 0, और कोस 0 क्या होता है 1, कहानी ख़त्म इसकी। इधर कोस 90 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 0, यानी कि ये माइनस हो जाएगा क्या +1 +1 2, इसका आंसर आ गया। तो रूल 2 बहुत इजीली हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होगा फिज़िक्स के अंदर आपका, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम प्रोसीड कर जाएंगे अगले रूल की तरफ। देखिए जो रूल आगे का लिखा हुआ है, कौन सा, रूल 4, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट रूल हमने डिफरेंशिएशन का पढ़ा था, हाँ, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट।
लेकिन प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स और बायोलॉजी लेवल पर यानी कि मीन्स नीट में वो रेयरली ही आएगा, इतना मुश्किल वो क्वेश्चन नहीं देंगे। इवन उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, मैंने इसलिए पढ़ाया कि कुछ बच्चे मेंस और एडवांस के भी पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। हालांकि नो डाउट जो एडवांस की तैयारी कर रहा है उसे ये तो कैसे बहुत ऊपर का लेवल का आता हुआ, क्योंकि मैथ्स तो तभी चलेगी, नो डाउट। फिर भी मैंने एक तरीके से आपको बता दिया, कुछ बच्चे जिसे इसे देखकर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो रूल 2, अब पहले इससे पहले रूल 3 यानी कि चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में भी इंपॉर्टेंट था, ये इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है, ये खास कर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या चेन रूल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या है, देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। कोस 5x + 3 डॉट dx, अगर जब सीधा सीधा हमसे पूछा जाता था इंटीग्रेशन कोस एक्स का, तो हम बता देते थे देखिए ये रहा कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन है साइन एक्स, तो हम सीधा सीधा साइन एक्स लिख देते थे, इसका आंसर हो जाता था, ठीक है। अब क्या है, अब ये यहाँ पर सीधा सीधा ये x नहीं है, 5x + 3 है, ठीक है। मैथ वाले इसे लेट बाई टी, फिर टी और सब वो सब करते हैं, यार वो मैथ की बातें हैं अलग, ज़्यादा लेवल हम नहीं ले जा रहे। जब मैथ्स में काफ़ी करे हैं मैंने भी क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा होता है कैलकुलस, कुछ बच्चों को बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, मैक्सिमम मिनिमम भी होता है उसके अंदर बहुत अच्छा, जिस पर क्वेश्चन आता है एक 6 नंबर में, ठीक है। अब ये देखिए, अब तो कोस का देखिए, जब भी ऐसा आपको दिख जाए, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी ये बात बताई थी कि कोस एक्स है डायरेक्ट, तो आप सीधा निकाल देंगे उसका साइन एक्स, लेकिन जब भी आपको ऐसा दिख जाए 5x + 3 यानी कि अंदर सिर्फ x ना हो, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, चैन रूल, और इंटीग्रेशन का साइन दिया है तो चैन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैंने उसमें भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ क्या, कि पहले आप नॉर्मली इसको एक x ही समझिए, आप नॉर्मली इसका जो इंटीग्रेशन होता है कोस का क्या होता है, कोस का साइन होता है, कोस का साइन यानी कि साइन, और ये 5x + 3 ऐसा का ऐसा ही इसको x मानकर यहाँ पर ही वो का वही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ये जो है ये वाली वैल्यू उसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन 5x + 3, यानी कि अंदर वाली चीज का इंटीग्रेशन ऑफ चैन रूल के अंदर डिफरेंशिएशन करना होगा नीचे, क्या, तो साइन x 5x + 3 5 है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या 5 नहीं आएगा, 5 + 0, क्यों, मैंने आपको बताया था जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं 5x + 3, तो हम ये क्या है, ये आप चाहो तो अलग अलग कर लीजिए, वरना अब आपको आदत हो गई होगी, इतना लेवल आपको बनाकर रखना होगा कि इसका इंटीग्रेशन 5x⁻1 - 1 होगा, और यहाँ पर ये है क्या 0, क्योंकि ये है कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर आ गया 5x⁻0, इसका मतलब ये होता है 1, तो 5 × 1 = 5, इसका हो गया आंसर डिफरेंशिएशन। तो इसी तरीके से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन 5x + 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी है उसके डिफरेंशिएशन से नीचे यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन कर लिखना होगा, ये होगा आपका चैन रूल। तो ये आपको समझ आया हुआ, नोट कर लीजिए। पहले यहाँ पर आपको x नहीं दिखा, सीधा सीधा दिमाग में बात आई कि ये है आपका चैन रूल का क्वेश्चन। तो चैन रूल का लगाने के लिए पहले हम इसको सीधा एक x ही माने, यानी कि कोस x का नॉर्मली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए क्या साइन x, और x की जगह आपने यही वैल्यू लिख दी। लेकिन यहाँ पर ये कुछ अलग वैल्यू है, x नहीं है नॉर्मली, तो हमें फिर नीचे इसके जो ये वेरिएबल सी चीज़ है इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो आप कर लिख देंगे, और ये वाला आपका क्वेश्चन है चैन रूल से आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड यानी कि चैन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने रूल 2 के हमने क्वेश्चन कर लिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, हम ये रहे रूल 3 के क्वेश्चन, ये रहे मतलब पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, आप इसे नोट कीजिए और ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/4x + 3, और आप इसे करने की कोशिश कीजिए। कर लिया, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अगर ये होता 1/x.dx, आपके दिमाग में सीधा आ जाता log x होता है सर, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पर और कुछ है क्या 4x + 3। दिमाग में पहली बात ये है चैन रूल का, चैन रूल ऑफ इंटीग्रेशन का साइन है,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें हम पहले जो नॉर्मली इसको मान लेते हैं क्या सीधा एक कि ये x ही है, यानी कि 1/x, और इसका क्या होता है log x, और यहाँ पर x तो नहीं है पर वो क्या है 4x/3। ठीक है, हम इसे नॉर्मली x मानकर जो इसका आंसर आना चाहिए log x आता, पर यहाँ पर x को हमने ये माना था तो वही आपकी हमने यहाँ वैल्यू रख दी। अब जो नीचे है उसकी क्या ली जाएगी खैर, यानी कि dy/dx उसके डिफ्रेंशिएशन से हमें करना होगा आपका क्या डिवाइड, यानी कि log 4x+3 और इसका डिफ्रेंशिएशन है 4, ये तो अब समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, 4 + 0 4x का होता है 4 डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर log 4x+3/4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी देखिए एग्जाम्पल 2। आपको समझ आ रहा होगा, अब आपकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई होगी, क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कर लिए इस पर, और अब आपको भी ये क्वेश्चन कर दिखाना है। क्या? ये क्वेश्चन कीजिए e⁴x.dx, आप इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाइए। अगर क्वेश्चन आता e⁴x.dx, यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है, यानी कि ये नॉर्मल सवाल है, और नॉर्मल सवाल यानी e⁴x ही होता है इसका क्या इंटीग्रेशन, तो आप नॉर्मल लिख दें। लेकिन यहाँ कहानी है 4x की, यहाँ x की, यानी ये चैन रूल आपका ये क्वेश्चन है। ये बात आपके दिमाग में पहली बार आनी चाहिए। ठीक है, अब ये चैन रूल का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं उसको आप सीधा x ही मान लीजिए, आप जो ऐसे नॉर्मल करते थे ऐसे ही करिए, क्या इसका हो जाएगा आंसर जो है e⁴x यही होगा। लेकिन उसमें चैन रूल में एक और काम एक्स्ट्रा करना होगा, इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो पावर है उसका आप डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा। तो 4x का डिफ्रेंशिएशन किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी कि इसका 4 होता है, क्यों होता है? लो, अब मैं फिर भी बता रहा हूँ, dy/dx किसका 4x का, ये है कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, यानी कि dy/dx ऑफ x, और x का क्या होगा, अब तो ये होता है 1, तो आ गया 4। अब ये भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि dx/dx का क्यों होता है 1, वो भी देख लें, क्योंकि d/dx और x का डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, इसकी पावर है 1, तो 1 आएगी आगे, 1x⁴ 1 - 1, यानी कि 1x⁴0, इसका आ गया 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब तो बिल्कुल भी किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती इससे, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर आपको समझा दी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 4, और ऊपर आ जाएगा e⁴x+c, कहानी ख़त्म। ये हमने इसका पढ़ लिया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और लिमिट वाले तो आपको समझ आ गए नहीं आए? लिमिट वाले आपको समझ आए या नहीं आए? हाँ, बस उसमें सेम वही करना है। फिर जो वेरिएबल है उसमें पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के नीचे की लिमिट रख देते हैं और माइनस कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही करना है, बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 3e⁴x प्लस e⁻⁻x का हमें करना है आपका इंटीग्रेशन। अब आप इसे कर देखिए, पॉज कर लिया। ठीक है, देखते हैं। ये है कांस्टेंट। अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टर में, ये है कांस्टेंट 3 बाहर आ गया, e⁴x का e⁴x x नहीं है, दिमाग में बात आई कि चैन रूल लगेगा, यानी कि चैन रूल के अंदर e⁴x, यानी ये तो सेम ही आएगा, और नीचे क्या 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो वो क्या होता है 3, तो ये इसका होगा या नहीं होगा। ठीक है, प्लस e⁻x, ठीक है। अब देखिए e⁻x, यानी कि ये अब पहले होती थी e⁴x, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो e⁻x यानी कि ये यहाँ पर है माइनस, और माइनस, और अब फिर अब क्या करेंगे, अब हम इसकी पावर -1 है, तो अब इसमें भी क्या लगाएंगे आप इसको, इससे अच्छा हम इसे लिख देंगे 1/e का क्या कर रहे हैं आप d/dx। आप नोट कीजिए, इसकी इंक थोड़ी काफ़ी हल्की हो गई है, मैं फिल कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कर ली है इंक फिल। ठीक है, तो हम कर रहे थे इस क्वेश्चन को e⁻3x ये ठीक है।
तो इसको इसका 3 ये ई की पावर 3x ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसा कीजिए कि ई की पावर जो है -x है, इसमें अब आप देखिए यहाँ पर अगर ई की पावर x होता तो आप नॉर्मली कर देते, हाँ, लेकिन यहाँ पर है -x, इसका मतलब पहले जो है वही लिखा जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा किसका, -1x का। क्यों, यहाँ पर 1 ही तो है, -1x का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, हाँ। तो ये है, ये कट गया, ई की पावर 3x और प्लस ई की पावर -x और -1x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1x का क्या होता है माइनस, यानी ये यही तो है -x डॉट dx और इसका क्या होता है 1, यानी कि -1 इसका आंसर हुआ, यहाँ पर आ गया -1। तो इसे आप e की पावर 3x प्लस ई की पावर यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और 1/e की पावर x लिख लीजिए, या आप इसको e की पावर 3x माइनस ई की पावर x माइनस x लिख लीजिए, एक ही बात है। तो अब हमने इसका चैन रूल भी बहुत आसानी से सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं रूल 4 की तरफ। हाउएवर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने का उस लेवल का क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको फिर भी करा रहा हूँ। देखिए, तो हमने ये भी क्वेश्चन रूल 3 पर कर लिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। रूल 4 जो है वो मेंस और या फिर IIT एडवांस वाले बच्चे को ही क्वेश्चन में आएगा, यूज़ होगा अगर होगा तो। जनरली फिजिक्स के पेपर में वो आपकी मैथ्स चेक नहीं करता, वो चेक करता है आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो रूल 4 क्या कहता है, हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर कि अगर प्रोडक्ट रूल क्या u डॉट v है तो हम लिख देते थे u dv बाई dx प्लस v du बाई dx लिख देते थे। लेकिन अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये नहीं होता। इंटीग्रेशन की फॉर्म में u डॉट v डॉट dx, इसका थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला जाता है। देखिए u डॉट v डॉट dx, ठीक है, इसका पहले u तो ऐसा का ऐसे ही लिखा हमने, v डॉट dx का कर दिया इंटीग्रेशन, यानी कि v का हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, u को ऐसे लिखा, v का क्या कर दिया इंटीग्रेशन। फिर माइनस एक बड़ा साइन लगाया, और हमने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया u का x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन किया u का x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही चल रही है कहानी, इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही चल रही है ये कहानी। देखो ये रहा ब्रैकेट, ठीक है। फिर आगे हमने इंटीग्रेशन कर दिया v डॉट dx का, और फिर इस पूरे का जब आंसर आएगा उसका dx के रेस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैथ वाले के पेपर में ही आएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन। ध्यान देने के बाद दोनों बार इंटीग्रेशन ये ही होता है, यानी कि u इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आ रहा। इससे थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसका मैं कराता हूँ, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या इंटीग्रेशन क्या है क्वेश्चन पहला, x डॉट साइन x डॉट डी एक्स, एक्स डॉट साइन x डॉट डी एक्स, एक्स डॉट साइन x डॉट डी एक्स। अब क्या आपको ये इसी फॉर्म में नहीं दिख रहा, क्या u क्या v, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे अगर v मान लें और इसे u मान लें, डिफरेंशिएशन में इसको या ये मान लें या कुछ भी मान लें, डिफरेंशिएशन में क्या कुछ फ़र्क पड़ता था, नहीं। अगर आपने इस पहले वाले को v भी मान लिया तो ये अगर चीज़ पहले आ गई ये बाद में आ गई, दोनों ऐड है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन इसमें u और v फिक्स होना चाहिए, u और v पता होना चाहिए कि कौन सा u और कौन सा v। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर तो जब जैसे आप u यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर u, और u को क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन, v का तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, यानी कि अगर आपने यहाँ v का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वैल्यू कुछ और आएगी, और यहाँ पर माइनस भी है तो बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर u और v हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि ये पहले वाला u होगा और पहले वाला v होगा। इसके लिए एक तरीका या ट्रिक कह लीजिए, फंडा कह लीजिए, बनाया हुआ है। क्या, हु विल बी u, u कौन होगा, आई लेट बनाया हुआ है। आई का क्या मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 या मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, मे भी थोड़ा सा फिजिक्स में भी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, 1/sin x है अगर, तो इसको सीधा सीधा लिख दिया जाता है क्या, साइन इनवर्स x। इसमें कुछ बड़ी बात है, यहाँ पावर +1 थी तो ऊपर जाके हो गई -1। बायो वाले बच्चे बस इतना ही ध्यान रखें, हालांकि उसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह चलती हैं और ज़्यादा भी नहीं है मुश्किल कोई, ठीक है। तो इनवर्स यानी कि
u का जब डिसाइड कर रहे हैं और इधर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, मतलब जो जितना पहले होगा वो u होगा पहले, यानी कि अगर आपको कहीं इनवर्स दिख जाए तो आप पहले उसे u मानेंगे, उसके बाद इनवर्स है क्या इसमें, नहीं, छोड़ो आगे चलो। l क्या मतलब लोग दिख जाए आपको तो उसको पहले मानेंगे u, ये लोग दिख रहा है नहीं, आगे चलो। एलजेब्रिक मतलब x हो जाए या रूट x दिख जाए आपको तो क्या वो दिख रहा है इसमें, हाँ, तो जो पहले मिल जाए उसे लिखेंगे u, और ये है आपका फिर है t से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी, क्या साइन x कोस x सेक कोट जो भी दे रखा हो वो हो जाएगा v। उसके बाद बस आपके दो मिल गए, और उसके भी बाद आता है एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x, वो आता है सबसे बाद में। तो आपके u और v ये आपके हो गए। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा था u को ऐसा का ऐसा ही लिखें, x को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन x डॉट डी एक्स, क्यों, क्योंकि u ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, u ये रहा v डॉट डी एक्स, v क्या है ये डॉट डी एक्स, क्या माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या x, इसका डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन, किसी को कोई दिक्कत, ये रहा u का डिफरेंशियल, u क्या है x, ठीक है, फिर क्या v डॉट डी एक्स, मतलब v क्या है यहाँ पे साइन x डॉट डी एक्स, और अब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, ये इधर फॉर्मूला है, ठीक। तो ये आपका आ गया क्या पहली फॉर्म, x ऐसे ही, x क्या ऐसे ही, साइन x का मैंने क्या बता रखा है, साइन x का क्या होता है माइनस कोस x, मतलब माइनस कोस x यहाँ लिख दीजिए, माइनस कोस x, अब यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब dx बाई डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या 1 होगा, ठीक है। अब तो मे भी ये बात समझ आ गई होगी आपको कि 1 होता है, हाँ बहुत प्रैक्टिस कर ली अब तो। क्या साइन एक्स डॉट डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है ये लिख रहा, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस एक्स, ये रहा ब्रैकेट, ठीक है। और जब हुआ इसका, और फिर से क्या इसका इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे का, तो 1 है, लिखो ना लिखो बात खत्म। माइनस का साइन बाहर अगर क्या हो जाएगा, इस माइनस को मैंने x से पहले लिख दिया, कोई दिक्कत, जब ये माइनस साइन बाहर आएगा क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, और कोस x का क्या होता है ये लिख रहा हूँ, कोस x का होता है क्या साइन x, कोस x का होता है साइन x, और यहाँ पर आप c लिख दीजिए क्योंकि लिमिट्स नहीं है, तो आपका ये हो गया आंसर। हाउएवर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए, या फिर फिजिक्स के अंदर कहीं भी बीच में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कि आप इतना थोड़ा सा अलग लेवल जाकर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन मेंस वाले बच्चों को और एडवांस को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो कुछ भी आ सकता है, नाम ही उसका एडवांस है, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, x डॉट ई की पावर x डॉट ई की पावर x डॉट डी एक्स, x डॉट ई की पावर x डॉट डी एक्स। अब इसमें u और v कौन सा होता है, हमने पढ़ा था ये e एक्सपोनेंशियल a एलजेब्रा x डॉट डी एक्स, यानी कि एलजेब्रा की पहले, क्योंकि इधर की तरफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी घटती है, यानी कि एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, यानी कि ये v लिया जाएगा, और जो पहले आता है वो u लिया जाएगा, यानी कि एलजेब्रा u लिया जाएगा। और एलजेब्रा क्या है, ये क्या लिया जाएगा आपका u, और ये क्या लिया जाएगा आपका v, ठीक है। कर दीजिए क्या u लिख दीजिए, यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट डी एक्स, क्यों v का इंटीग्रेशन करते हैं, v का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन क्या डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, पहली वाली का x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करते हैं किसका v का, यानी कि e की पावर x डॉट डी एक्स। समझ आ रही है बात, इतनी तेज आपका हाथ चलना चाहिए, डॉट डी एक्स, समझ आई। ये u यहाँ पर लिख दिया, v का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन करते हैं u का, u क्या है x, फिर क्या इंटीग्रेशन करते हैं किसका v का किसके रेस्पेक्ट में करते हैं dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर पूरे का ब्रैकेट बंद कर फिर पूरे का जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसका आंसर आ गया x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस इसका क्या होता है 1, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, डॉट डी एक्स, फिर आप x e की पावर x माइनस e की पावर, अब क्या 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो आप e की पावर x माइनस 1 इसका आंसर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे, कहाँ हम चलेंगे आगे, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन
मतलब एरिया ऑफ कर्व बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तीसरा है log x डॉट डी एक्स। log x डॉट डी एक्स, इसका आंसर क्या सीधा 1/x होगा? है नहीं, क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, और इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ाया सर, क्या log x होता है, ये रहा। पर अगर इन्होंने तो क्वेश्चन ही log x का इंटीग्रेशन पूछ लिया, अब कैसे होगा? तो इसका तो कोई हमारे पास रूल नहीं लिख रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब उस फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हमें करने का तरीका पता है। मैथ वाले यही तो करते हैं कि कुछ चीज़ आपकी नहीं हो रही है, मैथ वाले क्या करते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सब्सटीट्यूशन इधर उधर करके उसको एक उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं जो आइडेंटिटी है, यानी कि उस आइडेंटिटी में आपको लाने की कोशिश करते हैं, फिर सीधा आपका सोल्व होता चला जाता है। मतलब हर दिमाग में अलग दिमाग, अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है मैथ वाले बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा IQ अच्छा होता है मैथ वाले बच्चों को। नो डाउट कि बायो वालों को भी बहुत अच्छा होता है। मेडिकल में बहुत चीज़ याद रखनी होती है, याद पर लर्निंग बहुत ज़्यादा है बायो के अंदर। ठीक है, हाँ, तो अब है, तो अब हमें ऐसे तो सीधा इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता नहीं। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही काफ़ी वीक है। चलो, ये पता नहीं सबके मार्कर तो पूरा एक लेक्चर पढ़ा देते हैं, मेरे तो लेक्चर में ही 2-3 बार भरने पड़ते हैं, पता नहीं क्या हिसाब है, ये अलग मार्कर यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो जो x है वो अब ये 1 है, तो 1 और log x। ठीक, तो log यहाँ पे 1 कोई नंबर का तो कुछ लिखा ही नहीं, और यहाँ पर log तो दूसरे नंबर पर है। कहने की बात, इस बार ये u नहीं होगा, ये होगा v1 और log होगा u। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, u मानकर करें। तो log x क्या, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों? हमने अब इसको अपने इस फॉर्मूले के अंदर ला दिया, क्योंकि अब हम जानते हैं इस फॉर्मूले के अंदर लगा सकते हैं इसे। तो ये मैथ वाले काम ऐसे ही तो काम करते हैं मैथ वाले। ठीक है, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, मैथ वालों को तो ये, अब ये समझ लीजिए, मैथ वालों का जब ये इंटीग्रेशन यहाँ से आप पढ़ना खत्म कर देंगे, बायो वालों के लिए खत्म हो गया, मैथ वालों के लिए शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो सब रूल्स हैं, छोटा मोटा इंटीग्रेशन है। अभी तो खेल शुरू होता है उनका, जब मैथ्स में अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज चलती हैं तो काफ़ी मज़ा आता है मैथ वालों को। और बायो वालों को क्या एक फार्मूला भी याद नहीं रहता। मैंने देखा जब मैं तैयारी कर रहा था नीट की में भी, तो बच्चों को सिर्फ ये एक फार्मूला नहीं याद होके दे रहा था उनसे। तो खैर आगे तो फिर बस ये 2 याद रखते थे, वो ये बस ये, और कुछ याद नहीं रखते हो, और ये भी याद नहीं रहता उनके। खाली खैर उन्हें याद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बायो इतनी सारी है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, तो ये v है, v का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर यहाँ ब्रैकेट क्या हम करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, u का। u क्या है, log x, और फिर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन v का 1 डॉट डी एक्स, और फिर हम क्या करते हैं इस पूरे का इंटीग्रेशन। किसी को कोई दिक्कत? u का डिफरेंशिएशन किया और v का क्या इंटीग्रेशन किया, और फिर पूरे का क्या कर दिया इंटीग्रेशन। ये रहा u, ये रहा v, कर दिया वही। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, ब्लैक पेन से करता हूँ, ये काफ़ी वीक है अभी भी। ठीक है, log x ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कारण ये 1 का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x⁻0, और आप जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 0 + 1 यानी कि x⁻1/1 = x होता है। तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन या फिर x⁻0 का इंटीग्रेशन आपका x होता है। ठीक है, और आप देखें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है x का, 1, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है x का, x²। ध्यान दें, इन बातों को याद रख लें थोड़ा सा, ये डायरेक्ट टिप्स पर होनी चाहिए। तो ये इसका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाया। अब हम करने वाले हैं इसका log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, और यहाँ पर है 1 डॉट डी एक्स, यानी कि dx इंटीग्रेशन, वही वाली बात क्या आया था आंसर x, और अब पूरे का क्या कर लें हम इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? ये तो ये कट गया, यानी कि x log x, ये x मल्टीप्लाई में आगे लिख दिया। कोई इसे यहाँ log x² तो नहीं समझ रहा कि यहाँ ये रहा x, ये रहा x, कर दो log x²। ये ऐसे नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऐसे पावर में नहीं मिलेगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि sin x और यहाँ पर है 2 तो कर दो sin 2x। नहीं, ये गलत है, ये होता है 2 sin x। ठीक है,
इन बातों को ध्यान रखें, गलती करते हैं मैथ वालों तो ऐसे तो उम्मीद नहीं होती है, पर बायो वाले बच्चे कर देते हैं। खैर उनकी भी गलती नहीं है, जब उन्होंने 10th तक कोई चीज़ मैथ्स में पढ़ाई गई है और 11th में जाकर ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है 11th वालों को, तो बायो वालों ने नहीं पढ़ी है, उसमें उनकी क्या गलती, पर फिजिक्स में यूज़ होती है। तो मैथ वाले भी अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि बायो वाले ने जब सवाल पूछने शुरू किया आपको अता पता भी नहीं मिलने का, तो मैथ वाले भी ज़्यादा ना बने, किसी चीज़ पर घमंड ना करें, उनका अपना सब्जेक्ट है, उनका अपनी चीज़ है पढ़ने के लिए। तो ये इंटीग्रेशन बचा हुआ है इसका क्या, यानी कि 1 है, ये कट गया तो 1 और 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन 1.dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x। तो आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में log x -1 कर लिख सकते हैं और ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने कहा था हाउएवर इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट इन नीट बट इम्पोर्टेंट फॉर द JEE मेंस एंड एडवांस। तो हमने अब ये सब इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। आप नोट कीजिए, मैं इसमें इंक फिल कर देता हूँ, पूरी भर दूँगा आपकी बारी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एरिया ऑफ कर्व इंटीग्रेशन से, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ अ कर्व, यानी कि हमें ओरो का तो फिक्स पता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि ट्रायंगल बन जाता है, तो हमें उससे तो हमें एरिया हमें पता है फॉर्मूला। अब कर्व का हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पता एरिया निकालने का, और इससे हमें थोड़ी सिग्निफिकेंस भी समझ आती है किसकी, इंटीग्रेशन की, एरिया ऑफ कर्व बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था शुरू में कि अगर ये एरिया आपको निकालना है, यानी ये x = 0 से x = x1 तक, और ये है आपका y1 और ये y = 0, और आपसे एरिया पूछा जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर देते हैं, क्योंकि ये है एक ट्रायंगल, बेस क्या है x1 और हाइट क्या है y1, तो ये इसका एरिया आ जाता है। लेकिन अब जब कर्व की बात आती है, कर्व होता है कि स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं, कर्व जो होता है उसमें क्या होगा, देखिए ये और ये रहा आपका ऐसे कर्व, और आपसे कहा जाए इसका एरिया निकालिए, तो अब हमें पता नहीं एरिया इसका, तो कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं। मान लीजिए ये यहाँ तक है क्या, x1, और यहाँ तक है आपका x = 0, और यहाँ पर है आपका y1 और ये है y = 0। तो हम क्या करते हैं, जब चीज़ें फिक्स ना हो, वेरिएबल हो, यहाँ पर भी वेरिएबल है, वेरी कर रहा है कर्व, तो हम इंटीग्रेशन और यानी कैलकुलस का सहारा लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक छोटी सी एक स्ट्रिप या एक रोड कह लीजिए, स्ट्रिप या फिर एक रोड कह लीजिए, तो हम इसका एरिया उसके अंदर लिखेंगे, क्या एरिया। देखिए ये बहुत छोटी है और ये x में चल रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, dx से, और इसको मैं लिख दूं y2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हम जब इसका लिखेंगे स्ट्रिप 1 ऑफ स्ट्रिप 1 का क्या होगा एरिया, यानी कि ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रही होगी आपको, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है इसकी आपकी y2 और लेंथ कितनी है इसकी dx, कोई दिक्कत। ऐसे ही मैं आपकी एक और यहाँ बना लूँ स्ट्रिप, जिसके अंदर क्या dx1 और ये क्या है y3 कह रहा हूँ मैं इसे यहाँ तक। तो अब एरिया ऑफ स्ट्रिप 2 यानी कि एरिया 2 कितना होगा, यानी क्या होगा y3 इंटू dx1, ठीक है। तो अब हम जब छोटी छोटी स्ट्रिप करते चले जाएंगे, जोड़ते, तो बहुत सारी स्ट्रिप यानी कि इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी इसके अंदर। तो हम जब एरिया निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, जब हम इसका मान लीजिए हमसे एरिया कहा गया आप इस पूरे का निकालिए, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 और आप ऐसे कर देते हैं, जोड़ते चले जाएंगे, मतलब y2 dx प्लस y3 dx1 और आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये आप समीशन कर आप इन्हें y डॉट dx, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे जब आप इन्हें एरिया समीशन से जोड़ते हैं तो आपका एरिया टोटल आ जाता है। यहाँ पर लिमिट 0 से n जो भी है, ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी लिमिट यानी कि समीशन। पर समीशन से क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है इस तरीके का,
सो जब यहाँ हम स्ट्रिप बना रहे हैं तो रेक्टेंगल तो इस तरीके का हुआ, यानी कि रेक्टेंगल तो इस तरीके का होता है, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा ऐसे रेक्टेंगल, तो ये वाला एरिया अभी भी हम एरर कर रहे हैं, ये वाला एरिया हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे समीशन अगर डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के एरर को ख़त्म करने के लिए आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चीज़ों को जोड़ता है y.dx, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, यहाँ से x इजिकल्स टू 0 से, यहाँ पर हमने लास्ट लिमिट मानी थी x1, तो यहाँ x1 और ये है x1 तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए क्या x m और यहाँ पर मान लीजिए x p, तो आपसे कहता इन दोनों का बीच का एरिया लगा निकालिए, तो आप यहाँ पर लिख देते x इजिकल्स टू xm, x इजिकल्स टू xm लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते x इजिकल्स टू xp तक, और आप इंटीग्रल से इसका एरिया निकाल देते। इसके अंदर वो जो ये वाली एरर है, ये वाला एरिया है, ये भी कवर हो जाता है। तो हमने अब ये इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस पढ़ा थोड़ा सा कि क्या होता है इंटीग्रेशन एरिया ऑफ कर्व से कैसे निकालते हैं। हालांकि एरिया से अभी आगे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, एरिया से भी आपके क्या क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कुछ चीज़ें उसके साथ बताई जाएंगी जब आप ग्राफ पढ़ेंगे। तो आपका अब ये इंटीग्रेशन का टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है। तो अब आप किसी भी बुक से या किसी भी मॉड्यूल आपका हो उससे क्वेश्चन करें, देखें आप कितनी आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें। लेकर आऊँगा मैं जल्दी दूसरी इससे अगली वाली वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।